बेड़ा गर्क कर दिया हमारे भविष्य का, देश का, अर्थव्यवस्था का, समाज का, लोकतंत्र का। हम चुपचाप देखते रहें, झेलते रहें, हर हर मोदी करते रहें? हम तो नहीं करेंगे। 8 साल में 8 लाख नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन अब 1 साल में 10 लाख दे देंगे। रोजगार को लेकर किया एक एक वादा जुमला साबित हुआ। अच्छा हो तो हर हर मोदी, खराब हो तो जनता दोषी। कोई सड़क अच्छी लग रही है तो मोदी जी ने बनवाया है, वो चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे वो गली का पगडंडी हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत में तरह तरह के प्रधानमंत्री हुए होंगे, इतना फ्रॉड प्रधानमंत्री कभी फ्रॉड है, पूरी तरह से फ्रॉड। दो करोड़ का वादा अगर हर साल था तो कितने साल हो गए इस सरकार को, बताइए? 9 साल हो गया ना। 9 साल में कितने करोड़ रोजगार इस देश में सृजित हो जाने चाहिए थे? 18 करोड़। इस सरकार का अपना आंकड़ा है, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा होता है, और एक मायने में उससे भी ज़्यादा क्रेडिबल एजेंसी आज के समय में जो बनकर उभरी है, CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसका आंकड़ा है। ये आंकड़े बताते हैं कि इस देश में करोड़ों रोजगार का सृजन बहुत दूर की बात है, इस देश में करोड़ों रोजगार नष्ट हुए। कुछ नहीं मिला होता, उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति है ये है कि जो था वो भी बर्बाद हो गया है। और ये तब जब इस तरह का घोषणा था। एक आंकड़ा आया कि भारत में बेरोजगारी का रिकॉर्ड 45 साल का टूट चुका है। वो इसलिए क्योंकि जो सर्वेक्षण के मामले में जो डेटा को कंपेयर किया जाता है, तो कंपेरेबल डेटा होता है, उसी को हम तुलना कर सकते हैं। कहा गया कि कंपेरेबल डेटा 45वें साल तक है, 46वें साल का डेटा कंपेरेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद हम आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ये 45 साल का रिकॉर्ड नहीं है, 46वें साल का डेटा कंपेयर नहीं हो रहा। दिक्कत ये है, कंपेयर होता तो ऐसा कौन सा बेहतर हो जाता जब 45 साल तक खराब था। 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है तो 46वें साल इससे बेहतर कैसे था? स्वतंत्र भारत में इस वक्त हम सबसे ज्यादा बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। किस वक्त गुजर रहे हैं? जिस वक्त भारत की जनसंख्या विश्व में टॉप पर आ चुकी है। और जो जनसंख्या टॉप पर आई है उसमें जो सबसे बड़ा चंक है जनसंख्या का हमारे देश में, जैसे कई देश हैं दुनिया के जहां पे एजिंग एक कंसर्न हो चुका है, जो एवरेज एज है वो काफी ऊपर के तरफ है। भारत में जो औसत आयु है वो है 28 साल। भारत इतना युवा देश है। तो एक तो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, और उसमें इतना बड़ा चंक जो या तो बालक है, शिशु है, युवा है, मतलब वो अपने भविष्य की तरफ देख रहा है। और जब हम कहते हैं कि कोई नौजवान बेरोजगार है, वो अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है, तो ये जो सरकार जो देश और राष्ट्र के नाम पे इतनी राजनीति करती है, जो कहती है कि राष्ट्र का भविष्य बेहतर होगा, 2047 का टारगेट अब दिया जा रहा है नया नया, पहले 2022 का दिया गया, फिर नए नए टर्म्स दिए जाते हैं, कभी अच्छे दिन आ जाते हैं, कभी अमृत काल आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, उसी में हम लोग खेलते रहते हैं। तो ये जो कहा गया कि ये देश का भविष्य बहुत सशक्त होगा, सुरक्षित होगा, तो देश का भविष्य होता क्या है, पहले हमको ये सोचना चाहिए। अगर इस देश के युवाओं का, एक एक युवा का भविष्य अंधकार में है, तो देश का भविष्य उन्हीं युवाओं का सामूहिक भविष्य है ना, या कुछ और है? इस देश के जो लोग हैं, हम सब का भविष्य अगर इंडिविजुअली अंधकार में है, तो देश का भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है? तो हम जब बात करते हैं रोजगार की, तो हम देश के बेहतर भविष्य की बात कर रहे हैं। इस सरकार ने क्या किया? आप देखिए, 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। एक घोषणा किया प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि 1 साल में अब हम 10 लाख नौकरी देंगे। आपने सुना है ये घोषणा? प्रधानमंत्री जी की कोई भी घोषणा तो गांव-गांव तक पहुंच जाती है। हम लोग सच बात भी कहते रहें तो वो भी अपने ही बीच में घूमता रह जाता है। उन्होंने कहा कि 1 साल में 10 लाख नौकरी देंगे।
सरकारी नौकरी देंगे। ये 10 लाख सरकारी नौकरी है। अब मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं। इसी सरकार में पिछले 9 साल में 7,22,000 सरकारी नौकरियां दी गई है। 8 या 9 साल में मान लीजिए। 8 साल में 8 लाख नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन अब 1 साल में 10 लाख दे देंगे। समझ रहे हैं आप? 8 साल में 8 लाख नहीं हुआ, 1 साल में 10 लाख हो जाएगा। रोजगार को लेकर किया एक एक वादा जुमला साबित हुआ। 2 करोड़ रोजगार जुमला, रेलवे के जरिए हम 2 लाख नौकरी देंगे 2 साल में। ये कब बोला गया पता है आपको? जब 2018 के दिसंबर में आंकड़ा आया एनएसएसओ का 45 साल के रिकॉर्ड टूटने वाला, जिसको दबाया छिपाया गया, कहा गया कि हम तो मानते ही नहीं है, अपने ही आंकड़े को कह दिया नहीं मानते। मतलब कमाल की सरकार, सरकारी एजेंसी के आंकड़े को सरकार ने कह दिया नहीं मानते, जाओ। तो स्टैटिस्टिकल कमीशन के जो चेयरपर्सन थे मोहनन साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोई भी रीढ़ वाला आदमी जो होगा वो इस सरकार के साथ शायद काम नहीं कर सकता। उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि जब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने वेट कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो वो आंकड़ा पब्लिश होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ये तय करने लग जाएगा कि कब कौन सा आंकड़ा निकले और वो आंकड़ा सही है कि गलत है, तो यूपीए के समय तो हम बहुत सुनते थे कि किसानों की खुदकुशी हो रही है विदर्भ में, मराठवाड़ा में, बुंदेलखंड में। डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते उस आंकड़े को क्यों निकलने देते? कोई भी प्रधानमंत्री किसानों की खुदकुशी हो रही है, युवाओं की खुदकुशी हो रही है, ये आंकड़ा बाहर नहीं निकलने देगा। और आप और हम थोड़े ना ढूंढ लेंगे कि कितने किसानों ने देश में खुदकुशी की है घूम घूम के। ये तो उन्हीं एजेंसियों के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन इस सरकार ने उन एजेंसियों को भी खत्म कर दिया। भारत का जो पूरा स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, पूरी जो सर्वे प्रणाली है, जिसका पूरे विश्व में सम्मान रहा है कई दशकों से, उस स्टैटिस्टिकल सिस्टम को डिस्क्रेडिट कर दिया है इन लोगों ने। आज कोई भी आंकड़ा आता है उस पर जल्दी कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि आंकड़ों के साथ इन्होंने ये काम कर दिया है। रोजगार मेला बीच बीच में कुछ कुछ महीने पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कभी कहते हैं 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, कभी कहते हैं 60,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हमारे पास इसके सबूत हैं कि ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है जिन्होंने पहले से नियुक्ति कर रखी है। ज्वाइनिंग लेटर कौन देता था हमारे देश में? बताइए तो जरा, कोई बता सकता है कौन देता था? बताओ। हाँ, डाकिया देता था। बहुत सही जवाब, एक बार में सही जवाब आ गया। हमारे देश में ज्वाइनिंग लेटर जो है पोस्टमैन देता था। बेचारे पोस्टमैन के भी पेट पे लात मार दिया इन्होंने। ज्वाइनिंग लेटर भी प्रधानमंत्री देंगे। मतलब कोई भी सरकारी नौकरी हो, प्रधानमंत्री कहेंगे मैं दूंगा ज्वाइनिंग लेटर। अब वो कॉफी टेबल बुक का उद्घाटन भी वही करते हैं, वंदे भारत का तो करते ही हैं। कॉफी टेबल बुक का उद्घाटन लिटरली, ये मजाक में मैं नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने किया है। एक रूट मैप का उद्घाटन किया, दिल्ली के कोई एक जगह से दूसरी जगह का रूट मैप का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो नियुक्ति पत्र तो वो बांटेंगे ही, लेकिन छल इसमें क्या है वो समझिए। छल ये है कि नियुक्ति पत्र ऐसे युवाओं को बांटा जा रहा है जो ऑलरेडी नियुक्ति पत्र पाके ज्वाइन कर चुके हैं। अब उनको क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री बुला रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर देने, 5 बार बुलाए तो 5 बार चले जाएंगे। लेकिन हम लोग को तो दूर से लग रहा है कि 70,000 को नियुक्ति पत्र दे दिया। इतना बड़ा खिलाड़ी जो है, कभी हमको नहीं लगता है कि ऐसा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत में तरह तरह के प्रधानमंत्री हुए होंगे, इतना फ्रॉड प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ। फ्रॉड है, पूरी तरह से फ्रॉड, जिसने पूरे मीडिया मशीनरी का इस्तेमाल कर लिया है अपनी फ्रॉडुलेंस का घर घर तक जो है सत्य के रूप में पेश करने के लिए। और हमारे पास हमारे संसाधन से लेके मीडिया तक को सिकुड़ दिया गया है कि हम चीखते चिल्लाते रहे, इसी हॉल में गूंजते रहेंगे, वो कुछ भी कह देगा जो है लोग सच मानने लग जाएंगे। और ऐसे माहौल से लड़ने का, संघर्ष करने की किसकी जिम्मेदारी है? सबसे बड़ी युवाओं की जिम्मेदारी है, नौजवानों की है। हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेक पर पड़ा हुआ है, पूरा जीवन रखा पड़ा है। आगे देश कैसा बनेगा उसका आनंद लेना हो, चाहे खामियाजा भुगतना हो, सबसे ज्यादा हमको भुगतना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा हम लड़ेंगे,
सबसे ज्यादा हम समझने की कोशिश करेंगे कि खेल क्या चल रहा है। अब परीक्षा पे चर्चा कभी कभी करते हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी खासियत है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो है नहीं, वो तो गार्जियन है ना। लोग बात करते हैं, आम लोग ऐसे बात करने लगे कि प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करो भाई, मतलब ऐसे कोई अपने पिताजी की आलोचना करता है प्रधानमंत्री। और 2014 से पहले इस देश के नागरिक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को गाली देते थे। नेता का मतलब ही होता था कि भाई दो दोस्त मिलकर नेता को गाली दो, कोई भी नेता है, परंपरा रही है लोकतंत्र में। अब एकाएक हो गया कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलना ब्लास्फेमी, ऐसा कैसे हो गया? मतलब तुम कह दो हम मान ले, हम चुपचाप रह जाए, तुम ज्यादा बोलोगे तो हम ज्यादा बार फ्रॉड बोलेंगे उसको, हम कैसे मान ले इस बात को? भाई बेड़ा गर्क कर दिया हमारे भविष्य का, देश का, अर्थव्यवस्था का, समाज का, लोकतंत्र का। हम चुपचाप देखते रहे, झेलते रहे, हर हर मोदी करते रहे? हम तो नहीं करेंगे। इस हॉल में जितने लोग हैं, हम अकेले भी बचेंगे तो नहीं करेंगे। वो चाहे सर कलम कर दे, चाहे जेल में डाल दे, और करने की कोशिश कर चुके हैं। ये जो अभी हम जिस ठेका प्रथा की बात कर रहे हैं ना, ये सेना तक पहुंच गया है, देश की सुरक्षा तक पहुंच गया है। देश की सुरक्षा भी ठेके पे डाल दिया गया है, और जब उसका विरोध किया हमने तो तिहाड़ जेल में डाल दिया, और तो कोई उपाय नहीं है। भाई ईडी सीबीआई तो वहीं लगाएंगे ना जहां कुछ ईडी सीबीआई को मिलेगा। दुर्भाग्य यह है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जिनके भरोसे आज हम लोग बैठे हुए हैं, अगर वो ईमानदार होती, उनमें नैतिक बल होता, तो आज ये देश की ये स्थिति भी नहीं होती। ये बोलने से बचने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। ये बोल के बचेंगे अगर हम, तो हम अपने नैतिक बल को कमजोर कर देंगे। भाई सरकार किसी की आए जाए, हम अपने मोरल कंपास से तो कॉम्प्रोमाइज ना करें। कम से कम हम तो कहेंगे ना कि कई सारी विपक्ष की पार्टियां हैं, क्या मकसद है इनका? जब प्रधानमंत्री और बीजेपी कहते हैं कि ये सारी पार्टियां जो हैं अपने अपने परिवारों को सेट करने में लगे हुए हैं, तो इस देश के 90% लोग उसको सच मानते हैं। सच मानते हैं क्योंकि इसमें सच्चाई है, और इस बात को हम नहीं बोलेंगे तो हम भी नैतिक बल को, अपने नैतिक बल को भी इन पार्टियों के भरोसे खड़े होने के चक्कर में खत्म कर देंगे। हमें बोलना पड़ेगा। ये हालात है आज देश के। अब इस ऐसे हालात में मैंने परीक्षा पे चर्चा की, लेकिन उसको पूरा नहीं किया, तो मैं 1 मिनट में उस पर वो बात कह देता हूँ। क्योंकि पेपर लीक आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन में होता है, और कई बार जब कोई संकट आता है तो उसको राज्य का विषय बना दिया जाता है। हमारे देश में एक नई परंपरा है, मतलब अच्छा हो तो हर हर मोदी, खराब हो तो जनता दोषी। ये एक फॉर्मेट है आज के समय में। गड़बड़ कुछ हो जाए ना, राज्य सरकार जिम्मेदार, ये जिम्मेदार, वो जिम्मेदार, पब्लिक ही जिम्मेदार, ज़्यादा लोग चढ़ गए मोरबी पुल पे तो टूट गया पुल, सब लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, वो नहीं जिम्मेदार होते हैं कभी। अच्छा कुछ हो जाए तो मोदी जी के कारण हो रहा है। हम तो देखिए गांव में रहते हैं, अनिल जी हमारे ही जिले से आते हैं, हम तो देख रहे हैं गांव घर में किस तरह का विमर्श है। कोई सड़क अच्छी लग रही है तो मोदी जी ने बनवाया है, वो चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे वो गली का ये हो, पगडंडी हो। अब कोई हाईवे भी टूट जाए अगर, तो इंजीनियर खराब था। भाई ये डुप्लिसिटी कहाँ से आ जाता है? कम से कम अपने आर्गुमेंट में तो वो ना रखें हम लोग ना। तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आज तक आपने सुना है इन्होंने कितनी बार न जाने परीक्षा पे चर्चा किया, और परीक्षा पे चर्चा में इतने करोड़ों खर्च कर दिए, जितना केंद्रीय विद्यालय का और नवोदय विद्यालय का बजट है उतना इनके परीक्षा पे चर्चा पे खर्च होता है। एक बार भी पेपर लीक शब्द आपने सुना है नरेंद्र मोदी की जुबान से? जो आदमी परीक्षा पे चर्चा करे और पेपर लीक पे चर्चा ना करे, वो धोखेबाज है कि नहीं है? हाँ में या ना में जवाब दीजिए। परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन बोलेंगे कि पानी पी के परीक्षा देने जाना चाहिए, रात को समय पे सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, माँ बाप का आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई तुमको इसलिए थोड़े ना प्रधानमंत्री बनाया भाई, पता है हमको ये। हम अभी निकल के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर में किसी को पकड़ लेंगे, पूछ लेंगे कल परीक्षा क्या करे, कहेगा समय पे सो जाना। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाए हैं कि आप करोड़ों खर्च करके लोगों को कहें कठिन प्रश्नों के पहले उत्तर दो, आसान के बाद में दो। मतलब
जोकर हो गया भैया, प्रधानमंत्री है। अब माहौल ऐसा बना दिया गया है कि हम एक शब्द बोल ना सके इसके खिलाफ। जितना ऐसा माहौल बना जाएगा उतना ज्यादा हम बोलेंगे, तब जाके काउंटर होगा। अगर माहौल ऐसा नहीं रहता तो हम भी अपने शब्दों को थोड़ा और तौल के बोलते। माहौल ऐसा है तो हम ज्यादा बोलेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे लोग जो मुझे पता है जिनके अंदर इतना कम्युनल जहर भर दिया गया है आज के समय में कि कल को कोई माहौल बनेगा तो वो उस भीड़ का हिस्सा होंगे, किसी कम्युनल प्रैक्टिस का। लेकिन जब वो भी बात सुनते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि रोजगार समस्या है, संकट है, तो उनको भी समझ में आता है। उनसे भी आप उसके बाद धर्म पे भी, जाति पे भी और सारे अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट्स पे बात कर सकते हैं, जब उनको ये समझ में आ जाए कि आपका नैतिक बल इंटैक्ट है, आप कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो हमें अपने इस आंदोलन को इसी स्वतंत्रता, इसी नैतिक बल के आधार पे आगे ले जाना है।